मैं सतवीर सिंह आपका होस्ट एंड दोस्त रिधुराज क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इतिहास की आज हम पहली क्लास पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में काफी काम आएगी। इतिहास अपने राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास आज से पूर्व घटित घटनाएं जिनमें कई सभ्यताओं का निर्माण हुआ, वो वापस विध्वंस हुई, फिर से सभ्यताओं का निर्माण हुआ, राजवंशों का निर्माण हुआ, फिर अंग्रेज आए और अंग्रेजों के साथ संबंध रहे। उसके बाद में जनजातीय आंदोलन वगैरह, क्रांतियां हुई, जागरण आंदोलन हुए, ये सब कुछ इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अपने शुरू से शुरू करेंगे, जहां जब से इतिहास शुरू हुआ, इतिहास के बारे में जानकारी। इतिहास के तीन पार्ट है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन काल है। इतिहास को मतलब तीन काल है जिनमें इस इतिहास का निर्माण हुआ है। अब प्रागैतिहासिक काल की विशेषता क्या है? इसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिला है। आद ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण तो मिला है, यानी प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण नहीं मिला है। आद ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल ये नवीन काल है जिसमें लिखित विवरण मिला भी है और पढ़ा भी गया है। अब ये काल हुए हैं तो इन कालों का किसी ने निर्माण भी किया है, किसी ने इतिहास लिखा है, फिर उसके आधार पर ये काल निर्धारण हुए हैं, इतिहास का रचना हुई है। तो इतिहास के अपने मतलब मोस्ट जो पितामह हैं उनके बारे में जानेंगे। ये तीन काल हो गए। अब इनके पितामहों के बारे में जानते हैं अपने ऐतिहासिक काल के पितामह। अब जैसे यहां लिख दो जनक, पितामह या जनक, पिता या जनक। विश्व इतिहास के पिता हेरोडोटस। नीचे लिखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से अपने जानेंगे। एक बार इसको हटा देता हूं, तीनों कालों। इस इतिहास को बैठा देते हैं, ये आपने लिए। विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। इन्होंने काल्पनिक बातें ज्यादा लिखी है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय है, फिर भी इनको विश्व इतिहास का जनक कहते हैं। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है जिसमें विश्व का इतिहास दिया गया। इसके बाद में है भारत का भारतीय
इतिहास के जनक। वैसे तो विश्व इतिहास, भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास तीनों के मतलब जनक भारत के बाहर के ही हैं, बट अपने यहाँ इसमें मेगास्थनीज को भी मानते हैं और महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास जिन्होंने वेदों की भी रचना की है और विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत की रचना की है। तो अपने लिखेंगे भारतीय इतिहास के जनक महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, वेदों के रचयिता है। और महाभारत की रचयिता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ। इसके बाद राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, तो थोड़ी इतिहास के बारे में जानकारी। तो राजस्थान के इतिहास का जनक, इसमें भारतीय इतिहास का जनक एक वो है उनका क्या, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को भी मानते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ये कौन थे? यूनान के राजदूत थे। यूनान का शासक था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर यूनान के एक राजदूत थे, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। भारतीय इतिहास का जनक महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास। वैसे तो मेगास्थनीज है, बाकी अपने भारत के संदर्भ में देखें तो इनका योगदान अच्छा है। इन्होंने वेदों की रचना की है, जिससे आज संपूर्ण भारत प्रेरणा लेता है। महाभारत की रचयिता की है, तो इन्होंने समाज निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें मानते हैं भारतीय इतिहास का जनक महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास। वेदों की रचयिता, महाभारत की रचयिता, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। अब देखो मेगास्थनीज को भी भारतीय इतिहास का जनक मानते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। सेल्यूकस निकेटर यूनान के शासक थे, यूनान के एक राजदूत है ये मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए। मेगास्थनीज के बारे में भी मैंने ये लिखा था, थोड़ी लाइन आगे पीछे बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी। तो ये देखो मेगास्थनीज को भारत के इतिहास का जनक मानते हैं। ये अब लाइन लिख रहा हूं मैं। यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजे गए राजदूत थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज किसके काल में भारत आए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे मेगास्थनीज।
अब अपने राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के जनक ये भी बाहर के हैं। कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा के नाम से इन्हें जानते हैं। इनकी एक पुस्तक का नाम है एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा एक और नाम है, यानी दूसरा नाम सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा नाम है इसका सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान का नाम दिया था, यानी इस क्षेत्र को रायथान नाम दिया था। यानी ठीक है, ये राजस्थान इतिहास के जनक है। एक बार आप उतार लो, मैं बोल रहा हूं साथ साथ में। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, इन्हें घोड़े वाले बाबा कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा इसी का नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के क्षेत्र को रायथान कहा था। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो या इसके नोट्स बनाओ। रायथान क्यों कहा था, वैसे ही बता देता हूं आपको। तत्सम यानी संस्कृत शब्द में राजाओं के स्थान को, रहने के स्थान को रायथान कहते थे, इसलिए इस कर्नल टोड ने इसको रायथान कहा। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग भी कर्नल जेम्स टोड ने किया था इस क्षेत्र के लिए। उसके बाद में अपने देखते हैं आगे। एक देखो राजपूताना, क्यों, राजपूतों का देश था इसलिए इसे राजपूताना भी कहते हैं। राजपूताना किसने कहा, राजपूताना राजपूताना सर्वप्रथम कहा था 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में राजपूताना, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इसी राजपूताना के बारे में एक विलियम फ्रैंकलिन थे, उन्होंने
इनके नाम पे एक पुस्तक लिखी और उसका प्रकाशन किया था 1805 में। 1805 में उसका प्रकाशन किया। उसमें विलियम फ्रैंकलिन ने उस पुस्तक में लिखा इस क्षेत्र का नाम राजपुताना। और 1800 ईस्वी में मतलब जॉर्ज थॉमस ने पहले कह दिया था भाई ये क्षेत्र है जो राजपुताना के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं हम। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में प्रकाशित पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। यानी विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी जॉर्ज थॉमस पर। उस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसका प्रकाशन 1805 में किया और इसमें राजपुताना शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, ये लाइन आप उतार लो। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में अपने पुराना भी जानेंगे। राजस्थान में पुराना किसने क्या कहा। महर्षि वाल्मीकि ने इस क्षेत्र के लिए मरु कांतार शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद में अपने देखो एक थे राजस्थान के लेखक हुणोत नैणसी। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। हुणोत नैणसी ने अपनी पुस्तक मुत्ता नैणसी की ख्यात आता है, वैसे तो शॉर्ट नेम इसका, बाकी आप लिखो हुणोत नैणसी ख्यात में। हुणोत नैणसी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, हुणोत नैणसी राजस्थान के लेखक है। अपनी पुस्तक में हुणोत नैणसी ख्यात, इनकी पुस्तक है हुणोत नैणसी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। एक और है राजस्थान के लेखक कवि जिनका नाम है वीर भाण रत्नू। वीर भाण रत्नू की पुस्तक का नाम है राजरूपक। वीर भाण रत्नू ने राजरूपक पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अपने नोट्स शॉर्ट बनाएंगे, कंटेंट ज्यादा पूरे करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है,
महर्षि वाल्मीकि ने मरुगांतर शब्द का प्रयोग किया। मुणोत नैणसी ने अपनी पुस्तक मुक्ता नैणसी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। वीरभान रत्नम ने राजरूपक अपनी पुस्तक है, इसका नाम राजरूपक, इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। एक शिलालेख और है, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। ये लगभग 625 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ है। सिरोही में ऊपर लिखेंगे हमने इसको साफ करके। ये यहां से बसंतगढ़ शिलालेख। ये 625 ईस्वी या 682 ईस्वी सन में उत्कीर्ण है। ईस्वी और ईसा पूर्व में फर्क क्या है? ईस्वी और ईसा पूर्व तो मैंने लिखा ही नहीं है, ये है ईस्वी और ये भी ईस्वी, यानी या तो इसका निर्माण इसकी रचना 625 ईस्वी में हुई है और या 682 ईस्वी में हुई है। अब ईसा पूर्व का आपने पूछ लिया है, इसका अर्थ जैसे अपने लिखते हैं, कहीं लिखते हैं ना, जैसे वो सिंधु सभ्यता का काल है 2450 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। ये तो उल्टा चल रहा है, 2450 है, 2450 1750 कम हो रहा है, यानी ईसा मसीह है ना, ईसा मसीह के जन्म से शताब्दी वर्ष शुरू हुआ है, यानी ईस्वी सन शुरू हुआ है। तो ये ईसा पूर्व का अर्थ ई पूर्व लिखा हो या ईस्वी पूर्व लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि इतने साल यानी 2450 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 2450 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, उदय हुआ था और 1750 ईसा पूर्व तक ये अस्तित्व में थी। इसके बाद में इसका विध्वंस हो गया, ठीक है। यह है ईसा पूर्व और ईस्वी सन में अंतर। आइए बात समझ में, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व ईसा पूर्व, जन्म के बाद ईस्वी में ईस्वी सन। ये लिखा बसंतगढ़ शिलालेख, ये सिरोही में, सिरोही खीमल माता मंदिर। ठीक है, मंदिर में उत्कीर्ण है, ये उत्कीर्ण है यानी इस अभिलेख में यहाँ ऐसे तीर करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ सीधा लगाओ क्योंकि ये चल रहा है। इस अभिलेख में राजस्थान के लिए राजस्थानिया द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये लिखो आप, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में खीमल माता 625 या 682 ईस्वी सन में उत्कीर्ण हुआ है। इस अभिलेख में राजस्थान के लिए राजस्थानिया द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ। अब अपने पढ़ेंगे इतिहास के सबसे पुराने पार्ट में जाएंगे, अपने जैसे अपने
तीन पार्ट बताए थे मैंने, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो उसकी सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपने सभ्यताओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यता ये है। सभ्यता महाजनपद काल या वैदिक काल, ये सबसे पुराने। दो लाइन एक बार अपने महाजनपद काल और वैदिक काल की लिख लेते हैं, उसके बाद में अपने वो सभ्यताएं करेंगे। तो दो लाइन लिख लो आप, थोड़ा समझ लो कि वैदिक काल में क्या था राजस्थान में और महाजनपद काल में क्या था। वैदिक काल में राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद की रचना हुई थी। यह वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। प्राचीन सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी के स्थान पर व्यतीत। ठीक है, ये अपने वैदिक काल में राजस्थान का थोड़ा सा लिखा है, राजस्थान के बारे में जाना है, यानी वैदिक काल में राजस्थान में क्या कुछ हुआ। तो ये एक ऋग्वेद की रचना हुई थी जो सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। और सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, या फिर उसका नया स्वरूप नहीं, वो तो विलुप्त हो चुकी है। उसका उद्गम स्थान अलग था और घग्गर का उद्गम स्थान अलग है। तो इसी के स्थान पर अब राजस्थान में घग्गर नदी बहती है। और एक लाइन आपने लिखे हैं जनपद काल के बारे में, महाजनपद काल। महाजनपद काल में राजस्थान में दो महाजनपद, पहला था अपने कुरु और दूसरा था मत्स्य। ठीक है, कुरु महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, महाजनपद काल में राजस्थान में दो महाजनपद थे, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर। ये दोनों इसकी राजधानी है, ये महाजनपद है। ठीक है, ये हो गया। अब अपने पढ़ेंगे सभ्यताओं के बारे में। इसको उतार रहे हो तो उतार लो। वैदिक काल। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला पार्ट करेंगे अपने सभ्यताएं। अपने अब सभ्यताएं पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा सभ्यताओं का काल देख लें। पुरातात्विक स्थल और सभ्यताएं पढ़ेंगे, टॉपिक तो ये है अपना। थोड़ा सा उनका काल देखते हैं, कौन सा काल था। सभ्यताओं के काल, सबसे पहले पाषाण काल, पाषाणकालीन। उसके बाद में आता है ये अपने पाषाण काल के बाद में आता है ताम्र।
युगीन। ताम्र के बाद में आती है कांस्य, युगीन। और उसके बाद में आती है लोह युगीन, युगीन। सभ्यताएं, ठीक है। पाषाणकालीन, ताम्र युगीन, ताम्र पाषाणकालीन भी बोल सकते हैं इसको, ताम्र पाषाण। उसके बाद में कांस्य युगीन और उसके बाद में लोह युगीन। 4 काल हो गए इसकी, सभ्यताओं के काल है। फिर अपने थोड़ी सी चर्चा करेंगे भारत के बारे में, सिंधु घाटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें उसका पार्ट अपने राजस्थान में भी है, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें। सिंधु घाटी सभ्यता काल है इसका 2450 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। 1750 ईसा। तांबो का सोलो अलग अलग टाइम में मिले होंगे पोस्ट ग्रेड साल। तांबा, हाँ ये अलग अलग है, तो तीनों काल अलग अलग है, ये तीनों काल अलग अलग है। पाषाण यानी पत्थर, इसमें पत्थर थे, ठीक है। उसके बाद में ताम्र पाषाण युगीन, यानी इसमें तांबा भी है, पाषाण यानी पत्थर भी है, ठीक है। इसकी मतलब इसमें पत्थर का उपयोग करते थे, धातु के बारे में जानते ही नहीं थे। पाषाण युग में धातु के बारे में मानव को जानकारी नहीं थी। फिर ताम्र पाषाण युगीन में तांबे के बारे में जानेंगे, पत्थर के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर इसको थोड़ा मजबूत कर दिया कांसा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, एक मजबूत धातु है, ठीक है। उसके बाद में लोह युगीन, लोहे का युग सबसे बाद में आया था। सबसे बाद में लोहे के बारे में जानने लगे थे मानव। सबसे पहले मानव पत्थर के बारे में जानता था, फिर तांबा और पत्थर दोनों काम में लिया, फिर कांसा, फिर लोहा, ठीक है। ये इसी मतलब ये वस्तुओं के आधार पर ये काल निर्धारण है, ठीक है। उसके वो मैंने पहले बताया था, वो लिपि के प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और वो ऐतिहासिक काल, वो लिपि या लिखने पढ़ने के आधार पर काल था। ये धातुओं के या वस्तुओं के आधार पर काल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं बता रहा था, काल 2450 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल था, ठीक है। और देखो ये कहां थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां था। ये अपने जो नदियों का क्षेत्र है ना, सिंधु नदी एक इधर से आती है भारत, जैसे ये यहाँ है, ठीक है। ये पाकिस्तान वाला इधर बॉर्डर है, तो यहां से जो सिंधु नदी निकलती है ऊपर से यूं, यानी सिंधु नदी का जो क्षेत्र था उसकी जो सहायक नदियां थी इधर, सतलज, रावी, चेनाब, ये सारी इसकी सहायक नदियां, इस नदियों के आसपास जो बसा क्षेत्र था उसे सिंधु घाटी क्षेत्र इसीलिए कहा था क्योंकि सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ क्षेत्र था। प्राचीन सभी संस्कृतियां या सभ्यताएं, सभी का विकास नदियों के किनारे हुआ है, क्योंकि वो भूमि उपजाऊ थी। आज भी सिंधु घाटी का क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ है। उसके वैसे गंगा का मैदान भी है, सिंधु सभ्यता का यानी सिंधु नदी का क्षेत्र भी है, वो भी अधिक उपजाऊ है, इसलिए यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ। अब काल मैंने आपको बता दिया है, लिपि, इसकी लिपि थी, एक तो थी भाव चित्रात्मक, इनके नाम है भाव चित्रात्मक, ठीक है। एक थी सर्पाकार, एक इसका नाम और है लिपि भाव चित्रात्मक, सर्पाकार, गोमूत्राकार, और ये इसके नाम है। ये नाम क्यों है भाव चित्रात्मक? तो इसलिए क्योंकि इसमें मतलब ये इसके भाव अपने जान सकते हैं, बाकी पढ़ तो सकते नहीं है, इसलिए। और चित्र, इसमें क्या चित्र चिन्ह बहुत ज्यादा अंकित है, प्रतीक चिन्ह, मतलब एक 5-6 शब्द दे दिए ना, उसमें भी चित्र है, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक कहते हैं। सर्पाकार इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लाइन लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूं।
यह लिपि दाईं से दाईं ओर से बाईं ओर फिर बाईं से दाईं ओर फिर आगे क्रमवार चलती रहती है। अपने जैसे देवनागरी लिपि है हिंदी की, वो तो ऐसे शुरू होती है, इस साइड से शुरू होती है, यहां खत्म, फिर दोबारा यहां शुरू करते हैं, यहां खत्म, फिर दोबारा यहां शुरू करते हैं, यहां खत्म। ये क्या करते हैं, इनकी लिपि ऐसी है, आप देखो, यहां से शुरू होती है, पहली बात तो उल्टे से शुरू होती है, यहां आती है, फिर यूं चली जाती है वापिस, फिर इधर से यूं शुरू हो जाती है, फिर यूं चलती है, फिर यूं चलती है, फिर यूं चलती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है। इसलिए ये लग रही है ना सर्पाकार, लग रही ना सर्पाकार लग रही, इसलिए इसको सर्पाकार रखा है। ठीक है, गाय जब चलती चलती वो मूत्र त्याग करती है ना, तो वो भी ऐसा ऐसा ही कुछ बनता है, इसलिए गोमूत्राकार भी कहते हैं। भाव चित्रात्मक, इसमें चित्रों का अधिक प्रयोग किया है, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक कहते हैं। और गोमूत्र, गाय जब मूत्र विसर्जन करती है तो ऐसे ऐसे चलती हुई करती है, तो ये आकार बनता है सर्पाकार। ये दिख रहा है आपको सर्प के आकार का। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी, फिर बाईं से दाईं ओर, फिर क्रमवार ऐसे ही चलती रहती है। और यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता यहां लिख रहा हूं, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसका प्रशासन संभवतः, ऐसा अनुमान है, संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था। क्योंकि नगरीय व्यवस्था थी, सुव्यवस्थित बसाई हुई थी, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका जो प्रशासन था वो वणिक वर्ग के हाथ में था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतार लो, नोट्स बना लो आप, फिर मैं आगे अपने करेंगे। इसमें एक दो कंटेंट ब्लॉक लिख लेते हैं अपने। चलो, ये तो पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें इसका थोड़ा विस्तार देख लेंगे, भारत में कहां से कहां, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सिंधु सभ्यता का विस्तार बता रहा हूं। उत्तर में तो है मांदा, कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद गुजरात, दैमाबाद बिल्कुल, पूर्व में है अपने आलमगीरपुर, यूपी। ठीक है, और पश्चिम में है सुतका गेडोर,
बलूचिस्तान। इनकी अलग अलग विशेषता है, जैसे यहाँ पे सुतगागढ़ में मनके बनाने का कारखाना था, और ये तीनों अलग अलग नदियों के पास में, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। उत्तर में मांदा कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद गुजरात और पूर्व में आलमगीर यूपी से लेकर पश्चिम में सुतगागढ़ और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। ये लाइन लिख लो आप। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांदा कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद गुजरात तक है, पूर्व में अपने आलमगीरपुर यूपी से पश्चिम में सुतगागढ़ और बलूचिस्तान तक है। ठीक है, अपने इतना ही पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। अपने राजस्थान की पढ़े, जब भारत की कभी पढ़ेंगे तब सिंधु सभ्यता को विस्तृत पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्पेस है, 2-4 लाइनें अपने इसमें और लिख लेंगे, फिर सभ्यताएं शुरू करेंगे। ठीक है, राजस्थान की सभ्यताएं शुरू करेंगे। तो इसमें अपने लिख लो, एक अभी इस लिपि के बारे में लिखा था मैंने। सिंधु लिपि को वास्त्रो फैदन लिपि भी कहते हैं। वास्त्रोफेदन सही नहीं दिख रहा होगा, वास्त्रोफेदन। सिंधु लिपि में कुल 64 प्रतीक चिन्ह है या चित्र है। ठीक है, 64 चिन्ह, मतलब वो जो लिपि के बीच बीच में जो चित्र अंकित है ना, भाव चित्रात्मक बोला था मैंने, ये भाव चित्रात्मक लिपि है, तो वही है। इसमें 64 चिन्ह अभी तक मिले हैं। ठीक है, 1-2 लाइन और लिख लेते हैं हमने। सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। लास्ट एक लाइन होगी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे अपने राजस्थान की सभ्यताएं। बोर्ड साफ कर देता हूं एक बार, आप एक बार उतार लो, फिर मैं बोर्ड साफ कर देता हूं।
राजस्थान के पुरातात्विक राजस्थान के पुरातात्विक स्थल सभ्यताएं, ये पढ़ेंगे आप हेडिंग डाल। ठीक है, 4 काल लिखाए थे, एक बार दोबारा लिखा था। ठीक है, सभ्यताओं के काल, पाषाण काल, और ताम्रपाषाण काल, और कांस्य, और लोही। ठीक है, ये चारों मैंने आपको काल लिखा थे, वस्तुओं के आधार पर या धातुओं के आधार पर काल है। ठीक है, इसमें मानव को धातु का ज्ञान नहीं था, इसमें तांबे का हुआ, इसमें ये थोड़ी मजबूत धातु बना ली इन्होंने मिक्स करके, कांस्य युगीन हो गया। और ये लोहे का ज्ञान सबसे बाद में हुआ था। ठीक है, तो जैसे सिंधु जो सभ्यता है वो तांबे के बाद में आई थी, कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु सभ्यता। ठीक है, जिसका एक स्थल अपने राजस्थान में है कालीबंगा, सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा। और इसके बाद में अपने इनका अलग अलग, मतलब इसका भी अलग पार्ट करेंगे, इसके बारे में अलग लिखेंगे, इसके बारे में अलग लिखेंगे, इसके बारे में अलग लिखेंगे। एक बार पुरातात्विक स्थल लिखेंगे और उनका काल लिख लेंगे, तो आज अपने को काल और पुरातात्विक स्थल याद हो जाएंगे। आगे से फिर अलग एक एक टॉपिक वाइज अपने सभ्यता करेंगे अलग अलग। आज सिर्फ लिखेंगे पुरातात्विक स्थल और उनके स्थान, उनके काल। ठीक है, सबसे पहले पाषाण काल है, बीच में लिख लो आप पाषाण काल। ठीक है, इसके 3 पार्ट। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और नव या उत्तर लिख सकते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, तो इनके अलग अलग जगह, जैसे पूरा पाषाण काल का है एक स्थल बूढ़ा पुष्कर, अजमेर। ठीक है, दूसरा है जायल, डीडवाना, नागौर। ठीक है, विराटनगर, जयपुर। मध्य में है अपने पंचभद्रा बाड़मेर, पंचभद्रा बाड़मेर और तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, पंचभद्रा, तिलवाड़ा, सोजत पाली, सोजत पाली के बाद में निम्बा हेड़ा, चित्तौड़गढ़, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के बाद में इसमें देखो आप, इसमें दोबारा आ गया ये समदड़ी, बाड़मेर का एक और क्षेत्र है समदड़ी, बाड़मेर। ठीक है, और विराटनगर, जयपुर,
समदड़ी बार में, विराटनगर, जयपुर, और इसमें मुख्यतः ये नवपाषाण काल में एक, हाँ, रेड रेड टोंक तो नहीं है, टोंक में है, आलनिया है, कोटा में आलनिया, कोटा, बरनी, हाँ, टोंक में बरनी है, बरनी पुरातात्विक स्थल है टोंक। समदड़ी, बाड़मेर, विराटनगर, जयपुर, आलनिया, कोटा, बरनी, टोंक, ये तो है राजस्थान के पुरातात्विक स्थल जो पुरापाषाण काल में, ये तीन है। मोस्ट जो है मैंने आपको लिखवा दिए। और मध्य पाषाण काल में ये है, चार है, और नवपाषाण काल में भी ये चार है, मोस्ट मैंने आपको लिखवा दिए। उसके बाद में अपने लिखेंगे आगे, अगला है पाषाण काल हो गया। पाषाण काल के बाद में ताम्र काल। ताम्रयुगीन पुरातात्विक स्थल, ठीक है। पहला है आहड़, उदयपुर, इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, ठीक है। तांबे की राजधानी या ताम्रवती नगरी कहते हैं आड़ उदयपुर। दूसरा है, उदयपुर में ही है, बालाथल, बालाथल उदयपुर। और गणेश्वर, शिखर, और बीकानेर में है साबड़िया, साबड़िया गांव, साबड़िया गांव, गूगल, ये आप उतार लो। उसके बाद में अपने आगे करेंगे। इसमें एक दो स्थल अपने और लिख लो। इसमें लिख लो, तो बागोर, भीलवाड़ा, और इस ताम्रयुगीन को अपने यहीं पूरा कर लेते हैं। थोड़ा बॉक्स सा बना लें ताकि मिक्स ना हो जाए। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ठीक। ताम्रयुगीन पुरातात्विक स्थल बता रहा हूँ, आहड़ उदयपुर, बालाथल उदयपुर, गणेश्वर, शिखर, साबड़िया गांव, पुगड़, और इसमें बूढ़ा पुष्कर भी आता है, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, एक है कुराड़ा, नागौर, एक है अपने ओजियाना, ओजियाना उदयपुर। ये ताम्रयुगीन पुरातात्विक स्थल पूरे हो गए। अब अपने कांस्य युगीन बचा है, और कांस्य युगीन के बाद में बचा है लौह युगीन। एक बार और लिखेंगे, तब तक अपने पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में अपने कल अगली क्लास में, यानी सेकंड क्लास में, सभ्यताएं शुरू करेंगे, एक एक अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको उतार लो।
अपने पाषाण कालीन कर ली, उसमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल कर लिया। उसके बाद में हमने कर लिया ताम्रयुगीन, और अब लिखेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन स्थल। राजस्थान में मुख्यतः एक ही है, कालीबंगा। हनुमानगढ़, ठीक है। ये सिंधु सभ्यता का ही एक पार्ट है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का एक शहर था ये कालीबंगा, हनुमानगढ़, ठीक है। एकमात्र है, और भी है वैसे तो छोटा मोटा कुछ अवशेष और भी मिले हैं, बाकी मुख्यतः ये एक ही मानी जाती है, कालीबंगा हनुमानगढ़ कांस्य युगीन स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अब अपने अंतिम और लास्ट रही है, लास्ट युग रहा है, उसका नाम है लोह युगीन। लोह युगीन सभ्यता। लोह युगीन सभ्यता मानव सबसे बाद में लोहे से ही परिचित हुआ था, इसलिए लोह युगीन सभ्यता है। इसमें कुछ स्थल है, जैसे जयपुर में बैराट जयपुर, ठीक है, और नलियासर, ये भी जयपुर में। बैराट जयपुर है, नलियासर जयपुर है, और अपने ये है सुनारी है झुंझुनू, और जयपुर में एक और है जोधपुरा। नाम तो इसका जोधपुरा है, इंपॉर्टेंट है, जोधपुरा नाम है, लेकिन है ये जयपुर में। ये तो सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता का नाम है। स्थल ये जयपुर का स्थल है, जोधपुरा सभ्यता है, जयपुर में स्थित है, ठीक है। या भीनमाल, जालोर, उसके बाद इस साइड लिख देता हूं, रेड टोंक में, ठीक है, और रेड टोंक हो गया। बैराट जयपुर, नलियासर, सुनारी, जोधपुरा, भीनमाल और रेड टोंक, एक उदयपुर में और ईश्वर। ये है लोह युगीन सभ्यता के स्थल, इसको आप उतार लो। इसके अलावा एक आधा और है, जैसे बराड़ श्री गंगानगर, बराड़ श्री गंगानगर। बस मुख्यतः यही है, 3 जयपुर में, एक अपने सुनारी झुंझुनू में, भीनमाल जालोर में है, रेड टोंक, ईसवाड़ उदयपुर, बराड़ श्री गंगानगर। ये लोह युगीन सभ्यता के स्थल, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की सभ्यता की, राजस्थान इतिहास का परिचय, और इसके बारे में थोड़ी छोटी मोटी जानकारी दी थी मैंने। और कल से अपने सभ्यताएं क्रमवार स्टार्ट करेंगे, अलग अलग सबको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ऋतुराज क्लासेस को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, और आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपका साथ रहेगा तो अपने और भी अच्छी अच्छी क्लासें डालेंगे, अगर अलग फैकल्टी लेके आएंगे और यूट्यूब पर पढ़ाने का अच्छा प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।